हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इस संबंध एवं फलन चैप्टर की जो प्रश्नावली 1.1 थी, इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है इसके पहले की क्लासों में। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 दिनों से मैं आप लोगों को क्लासें नहीं दे पा रहा था। इसका कारण ये था कि जो बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल है फिजिक्स वाला, उस पर मैं आप लोगों को फिजिक्स की क्लासें जो है लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स की क्लासें आपको लगातार मिल रही हैं और मिलती भी रहेंगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको बेस्ट से बेस्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब उसको भी कर लीजिएगा, वो हमारा सेकंड चैनल है। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को हम देखेंगे, क्योंकि 10 तक के प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में एक संबंध दिया गया है कि P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये आपको संबंध दिया गया है। द्वारा जो प्रदत्त संबंध R है वो आपका एक तुल्यता संबंध है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक। पहले इसको देखते फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु है वो P ≠ 0, नहीं P अगर मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P जो है से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये तो ऐसे आपको थ्योरी के रूप में समझाना है। पहले जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक समतल है। ये देखिए आपके सामने मैंने एक समतल बना दिया। इसमें एक मूल बिंदु है आपका O। मूल बिंदु को हम 0,0 से लिखते हैं। इसमें एक बिंदु आपका P है समतल में स्थित और एक बिंदु आपका Q है समतल में स्थित। इसमें रिलेशन ये दिया गया है कि जो मूल बिंदु से P की दूरी है, ठीक, और मूल बिंदु से जो Q की दूरी है वो आपस में क्या है, समान है। यानी जो OP है वो PQ के क्या है, बराबर है। ये आपको रिलेशन दिया गया है। तो आप इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करोगे, देखिए भाई, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करोगे, है ना। तो स्वतुल्य संबंध आप डालोगे। तो स्वतुल्य में आप सभी को पता है कि कोई चीज़ स्वयं से संबंधित हो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो P, Q है, ठीक है, आप लिखोगे यदि P, P बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल P बिलोंग करता है दिए गए सेट में। सेट यहाँ पर कौन सा दिया गया है भाई, समुच्चय जो है वो आपका एक बोला जा रहा है कि जो समुच्चय है वो समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। तो मान लेते हैं समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो आपका A है, ठीक है। या इस लाइन को लिखिए ही मत, क्योंकि थ्योरी के रूप में दिया गया, तो छोड़िए इसको। मैं मान के चलता हूँ कि यदि P, P बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, इसका मतलब ये है कि जो P की मूल बिंदु से दूरी आपकी OP है, ठीक, वो OP के बराबर है। आप बताइए कि जो स्वयं की दूरी है O से P तक की जो दूरी है वो स्वयं से संबंधित तो होगी, यानी स्वयं के बराबर तो होगी ही ना। तो आप कहोगे इसलिए, ठीक, ये जो R है वो क्या है भाई, स्वतुल्य संबंध है। कोई दूरी स्वयं की दूरी के तो बराबर होती है ना, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आप अगली हेडिंग डालोगे सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए आप क्या करोगे, सममित संबंध में पता है कि अगर A, B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि P, Q बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में, तो आपको रिलेशन में ये दिया गया है कि अगर P, Q बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी यानी जो OP हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, P से Q के बीच की दूरी। ये तो दिया गया है रिलेशन में कि इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वो मूल बिंदु से Q के बीच की दूरी के बराबर है, समान है आपस में। तो जब ये चीज़ बिलोंग कर रही है दिए गए रिलेशन में, तो ये कंडीशन दी गई है। क्या इस कंडीशन को आप OQ बराबर लिख सकते हो OP? जी आप लिख सकते हो, चाहे आप OP बराबर OQ लिखो या OQ बराबर OP लिखो। तो आप सोचिए जब OP बराबर OQ था तो P, Q बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब OQ आगे आ गया तो इसका मतलब ये है कि Q, P जो है वो बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में। तो सममित संबंध की यही तो परिभाषा है कि अगर P, Q बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो Q, P भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो ये ऐसा हो गया, इसलिए आप कहोगे कि R क्या यहाँ पर सममित संबंध है। क्या भाई, सममित संबंध है। चलो
ये सममित भी हो गया। आगे बात करेंगे किसकी बात, संक्रामक संबंध की। तो ये संक्रामक संबंध के लिए क्या करना पड़ेगा, संक्रामक संबंध की परिभाषा यदि ये कि P, Q बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो OP बराबर किसके हो रहा है, OQ के बराबर। तथा अगर दूसरी कंडीशन में ये मान लें कि Q के बाद क्यों आता है, Q, R बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो इस संबंध के अकॉर्डिंग जो OQ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OR के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से आप देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है OP बराबर OQ, समीकरण 2 है OQ बराबर OR। समीकरण 1 व 2 से देखिए ये आपकी जो OP है वो OQ के बराबर, OQ जो है OR के बराबर, तो क्या OP OR के बराबर होगी, जी हाँ होगी। OP जो हो जाएगी वो OR के बराबर हो जाएगी। आप ही सोचिए जब OP बराबर OQ था तो P, Q बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, OQ बराबर OR था तो बिलोंग कर रहा था Q, R बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब OP बराबर OR हो गया, इसका मतलब P, R भी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। इसलिए जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, संक्रामक संबंध हो जाएगा। संक्रामक संबंध की परिभाषा आपको पता है कि अगर A, B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में और B, B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ठीक है, आपने अगर देखिए सतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध की परिभाषाएं नहीं जानी है, उनके बारे में नहीं जाना है और इस क्लास को पहली बार कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप उन क्लासों को जाकर देख लीजिए, पहले आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही इन क्लासों को देखिए। तो संक्रामक संबंध की जो परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रूव कर दिया। संक्रामक संबंध की परिभाषा ये थी कि यदि A, B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में और B, C बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो A, C बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि A के स्थान पर P है और C के स्थान पर R है, तो P, R बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में। अब आप यहाँ पर तुल्यता संबंध लिखोगे, कहोगे कि चूंकि R क्या है, स्वतुल्य है, R क्या है, स्वतुल्य है, R क्या है, संक्रामक है या सममित है, सममित है, R क्या है, R संक्रामक भी है। जब कोई रिलेशन ये तीनों हो जाता है, मतलब सतुल्य भी हो जाता है, सममित भी हो जाता है, संक्रामक भी हो जाता है, तो यह एक क्या बन जाता है, आपका तुल्यता संबंध बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, R एक तुल्यता संबंध है। आपको यही चीज सिद्ध करना था कि ये संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है। बताइए समझ में बात आई कि नहीं समझ में? आगे इस प्रश्न में ये बोला जा रहा था कि पुनः सिद्ध कीजिए। अब इसमें सिद्ध नहीं करना है, आपको भी हम समझा दे रहे हैं। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0, 0,0 मूल बिंदु होता है। इसमें यह बताया कि जो P बिंदु है वो मूल बिंदु के अगर बराबर नहीं है, यानी 0,0 के बराबर नहीं, यानी P जो बिंदु है वो मूल बिंदु नहीं है, और जो P है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। बोला गया कि जो बिंदु P है वो एक वृत्त को निरूपित करता है। इस वृत्त पर कई सारे बिंदु हैं, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन सभी का ये क्या है, समुच्चय है। तो बताओ कि यह एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु है। तो आप ही सोचो कि अगर ये सारे बिंदु इस वृत्त पर होंगी तो इनकी जो दूरी होगी वो केंद्र से क्या होगी, सभी जगह से बराबर होगी, सभी बिंदुओं से बराबर होगी। बताइए बराबर होगी कि नहीं होगी? और अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका वृत्त हो जाएगा जिसका केंद्र क्या हो जाएगा, O। तो बस थ्योरी में इतना ही लिखना है आपको, जितना मैंने बोला है कि मूल बिंदु से जो सभी बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो आपस में समान होगी। और पता है कि वृत्त में सभी जो दूरियां होती हैं मूल बिंदु से परिधि की वो आपस में बराबर होती हैं। इस वजह से ये क्या है, ये एक वृत्त को निरूपित करेगा और इस वृत्त का केंद्र क्या है, यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 है। बस इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी इसमें, तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना? चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर भाई 12 की ओर। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, यदि आपने पिछली क्लासें की हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, यहाँ पर जो समुच्चय A दिया गया है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, इसमें एक संबंध आपको ये दिया गया है, रिलेशन आपको क्या दिया गया है, रिलेशन ये दिया गया है कि T1, T2, T1 एक त्रिभुज है, ठीक, और T2 भी एक क्या है, त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में ये रिलेशन दिया गया है कि जो पहला त्रिभुज T1 है
वो क्या है भाई, दूसरे त्रिभुज T2 के समरूप है। क्या है भाई, समरूप है। समरूप की क्या बात होती है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। समरूपता का नियम यह कहता है कि दो त्रिभुजों में यदि उनकी संगत भुजाओं में आनुपातिक संबंध है, यानी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो दो त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कैसे होता है। तो सबसे पहले इस दिए गए रिलेशन को आपको क्या करना है, इस संबंध को आपको एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो वही पुरानी बात, सबसे पहले हेडिंग आप लगाओगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध इसको दिखाओगे, आप कहोगे कि चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए जो T1 कामा T1 होगा, यानी जो पहला त्रिभुज होगा वो स्वयं के क्या होगा, समरूप होगा, तो दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, अतः जो R है वो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक त्रिभुज जो होगा वो स्वयं के समरूप तो होगा ही ना, तो ये जहां पर जो रिलेशन हो जाएगा वो स्वतुल्य हो जाएगा। अगली हेडिंग आप लगाओगे सममित संबंध। तो सममित संबंध में दिखाओगे कि यदि T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल जो T1 और T2 है, यानी जो त्रिभुज हैं वो बिलोंग कर रहे हैं दिए गए सेट ए में। यहाँ पर सेट ए दिया गया है जो कि क्या है, किसका समुच्चय है भाई, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक, तो आप बताइए जब T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो जो T1 है वो समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, वो किसके भाई, T2 के समरूप है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे T1 मैंने बिलोंग करा था दिए गए रिलेशन में, इसका मतलब ये था कि T1 समरूप था T1 के। इसी प्रकार जैसे T1 कामा T2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो T1 समरूप है T2 के, तो T1 समरूप T2 लिख दिया। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 समरूप है T1 के, चाहे T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T1 के। तो बताइए जब T1 T2 के समरूप था तो T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब इसी स्थिति को अगर हमने बना दिया है T2 समरूप है T1 के, इसका मतलब ये हो गया कि T2 कामा T1 भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो R होता है वो क्या होता है, सममित संबंध हो जाता है, सममित संबंध हो जाता है। T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, मैंने सिद्ध कर दिया T2 कामा T1 भी बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। आगे बात करेंगे तीसरे संबंध की, संक्रामक संबंध की। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए आप लिखोगे यदि T1 कामा T2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन ये है कि जो T1 है वो समरूप है T2 के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद तथा T2 कामा T3 अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो इस संबंध से जो T2 त्रिभुज हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा T3 त्रिभुज के। अगर इसको हम समीकरण 2 माने, इसको समीकरण 1 माने, जो पहला त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के समरूप है और दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है, तो समीकरण 1 व 2 से ये कंडीशन जरूर निकल के आएगी कि जो पहला त्रिभुज है वो तीसरे त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप होगा, पक्का है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों समीकरणों से यही चीज निकल के आएगी कि पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है और पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप हो गया। इसका मतलब कि T1 कामा T3 जो है वो बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो R जो होता है वो एक संक्रामक संबंध होता है। क्या होता है भाई, संक्रामक संबंध होता है। तो आप लिखोगे R यहाँ पर क्या है, संक्रामक संबंध। चूंकि जो ये संबंध R है वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हो जाता है तो R क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ लिखोगे यहाँ कि R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्या भाई, एक तुल्यता संबंध है। तो यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। लैंग्वेज को आप हमारी पकड़ रहे होंगे, सबसे आसान लैंग्वेज आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। आगे देखिए प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज, अब मैं समझा रहा हूं, देखिए एक त्रिभुज इन्होंने कहा एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो है 3, 4, 5 और एक त्रिभुज और है ऐसे बताया जा रहा है। ठीक, उसकी जो भुजाएं हैं वो 5, 12, 13, 5, 12, 13 इस तरीके से भुजाएं दी गई। उसके बाद एक और त्रिभुज है भाई, ठीक, उसकी जो भुजाएं दी गई हैं वो दी गई 6, 8, 10, 6, 8, 10 इस तरीके से आपको जो है ये 3 त्रिभुजों की भुजाएं दी गई।
आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये T1 त्रिभुज है, ये T2 त्रिभुज है, ये T3 त्रिभुज है। आप ये बताइए कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो मैंने कहा था कि समरूपता का नियम ये होता है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। इस त्रिभुज की अगर मैं T1 T2 की बात करूं तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, तो 3/5 इनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिखाया। इस त्रिभुज की ये भुजा 4 ले ली, इस त्रिभुज की ये भुजा 4 ले ली, तो 4/12। फिर इस त्रिभुज की ये भुजा ले ली, तो इस त्रिभुज की जो संगत भुजा होगी वो 13 होगी। क्या इनमें आनुपातिक संबंध आपस में बराबर है? आप देखिए T1 T2 में क्या आनुपातिक संबंध आपस में बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए T1 T2 से तो किसी प्रकार से संबंधित है ही नहीं। अब बात करेंगे T1 क्या T3 से संबंधित है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर T1 की ये भुजा और T3 की जो संगत भुजा होगी वो 6 होगी, तो 3/6। ठीक, हल करेंगे, अभी हल करेंगे। फिर इस त्रिभुज की जो दूसरी भुजा वो 4 है और T3 त्रिभुज की जो संगत भुजा होगी वो 8 होगी। T1 त्रिभुज की जो ये भुजा होगी 5, इसके संगत T3 की जो भुजा होगी वो 10 होगी। इनका रेशियो अगर निकाले 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप देख रहे हो इन त्रिभुजों की भुजाओं में जो आनुपातिक संबंध है वो आपस में बराबर है। अतः आप कहोगे कि अतः जो T1 त्रिभुज है वो समरूप होगा किसके भाई? T3 त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। इसीलिए इनकी भुजाओं में कैसा संबंध है? आनुपातिक संबंध है। तो जो T1 त्रिभुज है वो T3 से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? एक दूसरे के समरूप है। T1 T3 के समरूप है, इसीलिए इनकी भुजाओं में आनुपातिक संबंध आ रहा है भाई। तो समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर भाई 13 की ओर, है ना। आज की क्लास में हम प्रश्नावली को खत्म कर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, ठीक, यहाँ पर जो समुच्चय ए है वो बहुभुजों का समुच्चय है। इसमें बताया जा रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है आर, ठीक, P1 और P2 दो आपके बहुभुज हैं। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या आपस में समान है, यानी जो P1 बहुभुज है उसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी भुजाएं आपकी P2 में हैं। समझिएगा भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 है। रिलेशन आपको दिया गया है P1, P2 में, ये दोनों बहुभुज हैं, ठीक है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। संख्या क्या भाई? समान है। ये रिलेशन दिया गया है। तो आपको क्या करना है? यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये चीज दिखाना। तो वही चीज सबसे पहले आप इसको स्वतुल्य दिखाओगे। स्वतुल्य के लिए आप क्या कहोगे? देखिए भाई, कोई भी बहुभुज है वो स्वयं के, तो आपका क्या होगा भाई? कोई भी बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी वो स्वयं की बहुभुज की भुजाओं की संख्या के तो बराबर होगी ही। तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ जो P1, P1 है वो बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, यानी P1 में जो भुजाओं की संख्या होगी वो स्वयं की भुजाओं की संख्या के तो बराबर होगी ही ना। कोई भी बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होगी वो स्वयं के बहुभुज में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर क्या है भाई? जो R होगा वो एक क्या होगा भाई? स्वतुल्य संबंध होगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे सममित, तो अगली हेडिंग डालेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध में कहेंगे कि यदि P1, P2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल जो P1 और P2 है वो बिलोंग करना चाहे दिए गए सेट ए में। सेट ए यहाँ पर क्या है? बहुभुजों का समुच्चय है। तो जब P1, P2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो P1 में भुजाओं की जो संख्या वो P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, यानी P1 किसके बराबर? P2 के। क्या इस रिलेशन को P2 बराबर P1 लिखा जा सकता है? जी लिखा जा सकता है। अगर P1 बहुभुज में 6 संख्या है तो इसमें भी 6, चाहे 6 बराबर 6 ऐसे आगे पीछे तो लिखा ही जा सकता है इधर उधर करके। तो अगर P1 बिलोंग कर रहा था, P1 और P2 बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो P1 बराबर P2 था। अब P2 बराबर P1 हो गया, इसका मतलब जो P2, P1 है वो भी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। और ऐसी कंडीशन अगर इसकी उल्टा कंडीशन मिल जाती है तो हम कहते हैं कि R क्या है भाई? एक सममित संबंध है। क्या है? एक सममित संबंध है। फिर बात करेंगे संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है? लिखेंगे कि यदि
P1 कामा P2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो P1 है P2 के बराबर, समीकरण 1 मान लेंगे। तथा अगर P2 कामा P3 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन बनेगी दिए गए रिलेशन से कि P2 बराबर हो जाएगा P3, मतलब जो आपका P2 बहुभुज होगा वो P3 बहुभुज में भुजाओं की संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखेंगे तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से जो P1 हो जाएगा वो P3 के बराबर हो जाएगा। आप ही सोचिए, जब P1 P2 के बराबर था तो P1 कामा P2 बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, P2 P3 के बराबर था तो P2 कामा P3 बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब P1 बराबर P3 हो गया, इसलिए जो P1 कामा P3 होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। और ऐसी कंडीशन जब आपको प्राप्त हो जाती है तो जो संबंध R होता है वो कैसा संबंध होता है, संक्रामक संबंध होता है। और कोई संबंध स्वतुल्य हो जाता, सममित हो जाता, संक्रामक हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो आपका R हो जाता है वो क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तुल्यता संबंध कोई कब होता है, जब वह स्वतुल्य होता है, सममित संबंध होता है और संक्रामक संबंध होता है, तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। आगे इस प्रश्न में एक बात और कही गई थी कि जो 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय, एक जो है समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। बोला गया भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित एक समुच्चय ए है कि अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इन अवयवों से जो भी अवयव हैं इनसे एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। अब ये जो समकोण त्रिभुज है इससे कौन से बहुभुज का निर्माण हो रहा है, इससे एक त्रिभुज बहुभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, त्रिभुज नामक बहुभुज का निर्माण हो रहा है। बहुभुज का मतलब एक से अधिक संख्या वाली भुजाएं हों, तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, इसलिए जो बहुभुज बनेगा वो एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बस आपको इतना लिखना है कि जो इनसे संबंधित जो आपका क्या होगा, संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित जो आपका बनेगा वो एक त्रिभुज बनेगा, जो ये बहुभुज का नाम होगा वो आपका एक त्रिभुज होगा। सीधी सी बात, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज नामक बहुभुज बनेगा। अब चलिए बढ़ेंगे अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हम इस प्रश्नावली को समाप्त करने के बहुत ही करीब हैं। क्लास को देखते रहिए, अभी बहुत मजा आने वाला है, ये प्रश्नावली खत्म होने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय एल है और इसमें एक रिलेशन दिया गया है। देखिए आप एक लाइन में लगा लोगे, आर इक्वल टू, इसमें क्या रिलेशन दिया गया है कि जो L1 कामा L2 है ना, L1 कामा L2 सच दैट L1 जो है वो L2 के क्या है, समांतर है। ये आपको कंडीशन दी गई है। तो स्वतुल्य के लिए तो भाई आप बताओगे को कोई रेखा, ठीक है, वो स्वयं के समांतर तो होती ही है। कोई रेखा स्वयं की समांतर होती है, ठीक है। या आप कह सकते हो प्रत्येक रेखा स्वयं के प्रत्येक रेखा लिख लीजिएगा, प्रत्येक रेखा स्वयं की क्या होती है भाई, समांतर होती है। होती है लिखिएगा, हमने लिखा है होती है, और ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो L1 है वो क्या होगी भाई, L1 के समांतर होगी, इसलिए जो L1 कामा L1 होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, इसलिए जो R हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका स्वतुल्य हो जाएगा। सममित की बात करेंगे, ठीक, सममित संबंध की, तो सममित में आप कहोगे कि यदि L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है दिए गए समुच्चय A में, तो L1 कामा L2 जब बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो जो L1 है वो समांतर है L2 के, ठीक, L1 L2 के समांतर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि L2 समांतर है L1 के? अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो दूसरी भुजा भी पहले भुजा के समांतर होती है। तो जब L1 L2 के समांतर है तो L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। अब L2 कामा L1 बिलोंग समांतर हो गया आपस में, इसका मतलब कि L2 कामा जो L1 होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, और इसका प्रतिबिंब अगर मिल जाता है, यानी L1 कामा L2 है और L2 कामा L1 भी बिलोंग कर जाता है दिए गए रिलेशन में, तो जो R हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, एक सममित संबंध हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, R एक आपका सममित संबंध हो जाता है। संक्रामक की आप बात करोगे, वही सेम कंडीशन लिखोगे कि यदि L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में,
तो L1 समांतर है L2 की, फिर वही नई लाइन लिखोगे तथा L2 कामा L3 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन न्यू क्रिएट होगी L2 समांतर है L3 की। किसके समांतर भाई? L3 की। इसको समीकरण 2 मानोगे, इसको समीकरण 1 मानोगे। यहाँ जो है L1 L2 के समांतर है, यहाँ L2 L3 के समांतर है, तो समीकरण 1 व 2 से ये कंडीशन पक्का निकलेगी कि L1 समांतर है L3 के। आप यही सोचो, ये रेखा इसके समांतर और यही रेखा इसके समांतर, तो ये पहली वाली रेखा के समांतर हो जाएगी। अगर L1 L3 के समांतर हो गया तो ये 100% है कि L1 कामा L3 भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। और ऐसी कंडीशन पर जो R होता है वो क्या होता है? संक्रामक होता है, यानी जो संबंध होता है वो संक्रामक होता है। ये चूंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इस वजह से ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि एक रेखा दी गई है y = 2x + 4। ये बताया जा रहा है कि इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय याद कीजिए। इस रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय जो भी होगा वो इस रेखा के समांतर होनी चाहिए, तभी तो समुच्चय निकाल पाएंगे इस रेखा से संबंधित। तो जितनी भी रेखाएं होंगी वो सारी रेखाएं यदि इस रेखा के समांतर हैं तो वही क्या हो जाएंगी? इन रेखाओं का इस रेखा के क्या बोल रहे हैं, रेखा के से संबंधित जो रेखाओं का समुच्चय होगा वो वही रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी। और इसके समांतर होंगी तो इसकी जो प्रवणता होगी इसकी जो प्रवणता होगी उन रेखाओं की भी प्रवणता आपस में सेम होनी चाहिए, तभी समांतर होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा की जो प्रवणता हम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी बताइए? प्रवणता m = 2 आ जाएगी। तो अन्य रेखा जो भी इससे संबंधित होगी वो y = 2x + c के रूप की होगी। कितनी होगी भाई? y = 2x + c के रूप की होगी, तब तो इसके समांतर होगी, के रूप की होगी। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर c क्या है? तो जहां c जो है वो एक अचर संख्या है। क्या आपकी? एक अचर संख्या है। अच्छा, बोला जा रहा था कि y = 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय बताइए। तो अगर किसी रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय दिखाना है तो उस रेखा की प्रवणता पहले निकाल लीजिए। इस रेखा की प्रवणता y = mx + c से तुलना करेंगे तो m का मान 2 आएगा, तो प्रवणता इसकी 2 आ गई। अच्छा 11 में आपने पढ़ा है, प्रवणता इसकी अगर 2 आ गई है तो जो भी रेखा से संबंधित होगी उसकी भी प्रवणता 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी रेखा आएगी वो y = 2x + c के रूप की होगी, तभी इससे संबंधित होगी। सीधी सी बात। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? इसीलिए मैंने यहाँ पर y = 2x + c के रूप के लिख दिया, जहाँ 2 क्या है? प्रवणता है। प्रवणता अपन सेम होगी तभी इस रेखा से संबंधित होगी। इस क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 भाई। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 15 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? 15 को देखिए, 16 को देखिए, फिर क्लास को अपनी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला जा रहा है कि समुच्चय एक दिया गया है, समुच्चय में जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, ये एक समुच्चय मान लीजिए A = एक समुच्चय दिया गया, ठीक है। और एक रिलेशन दिया गया है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 1, 2 और दिया गया है 2, 2 और दिया गया है 1, 1 और दिया गया है 4, 4 और दिया गया है 1, 3 फिर दिया गया 3, 3 और 3, 2। ठीक, आपसे बताया जा रहा है कि चेक कीजिए सतुल्य सममित संक्रामक क्या है। अगर मैं देखूं तो जो अवयव 4 हैं, ये चारों अवयव अगर स्वयं से संबंधित होंगे तो ये सतुल्य हो जाएगा। तो सतुल्य के लिए आप कहोगे, क्या कहोगे कि जो है 1, 1 वो दिए गए रिलेशन में है? जी है। 2, 2 प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए? जी है। 3, 3 दिए गए रिलेशन में है? जी है। 4, 4 क्योंकि 4 अवयव हैं दिए गए रिलेशन में है? जी है। इसलिए R क्या है? एक सतुल्य संबंध तो हो गया। क्या है? सतुल्य है। सममित की अगर हम बात करें, सममित की, तो आप कहोगे सममित संबंध के लिए कि 1, 2 तो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देख सकते हो। तो क्या 2, 1 भी दिए गए रिलेशन में कहीं पर बिलोंग कर रहा है? देखिए भाई 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तभी तो ये सममित होगा। तो कहीं पर नहीं है, लिखोगे परंतु 2, 1 नॉट बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, इसलिए सममित तो नहीं होगा, इसलिए R सममित नहीं है। आगे बात करेंगे संक्रामक की।
तो संक्रामक में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 1,2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, तथा साथ में आप देख रहे हो कि 2,2 भी बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में। 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला क्रमित युग्म ढूंढेंगे तो 2,2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में। बाकी कोई क्रमित तो 2 से स्टार्टिंग हो रहा है तो 2 से स्टार्टिंग हुई, ठीक, 2 से स्टार्टिंग मैंने कर दी तो 2 फिर 2 ही आया, बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में। तो 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो लिखोगे तथा 1,2 भी बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में। कहोगे 1,2 कहाँ है सर जी रिलेशन में? अब देखिए 1,2 है कि नहीं। किसी भी समुच्चय में एक क्रमित युग्म 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो एक बार लिखा है कि नहीं इसमें, 1,2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, साथ में फिर 2 से स्टार्टिंग है, 2,2 बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, देन प्लस 1,2 भी बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, यानी A, ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 2, तो 1,2 भी बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में। ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आर क्या हो जाता है, एक संक्रामक संबंध हो जाता है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है ये आपका सतुल्य है, संक्रामक है, परंतु क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सतुल्य है तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में बात आई कि नहीं समझ में? अब इस क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एक रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर ये 15 नहीं 16 है। एक रिलेशन दिया गया है ए कामा बी, जो क्रमित युग्म की वैल्यू है, ठीक, उसमें बताया जा रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो दूसरे वाले क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव है उससे 2 घटाकर ए की वैल्यू मिल रही है, और जो बी की वैल्यू है वो 6 से क्या है भाई, बड़ी है। तो आपको देखिए एक ऑप्शन में दिया गया है 2,4 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, एक ऑप्शन दिया गया है आपका 3,8 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 6,8 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि 8,7 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। ऐसे ही चेक कर लीजिए, जो ए की वैल्यू है बी से 2 कम है और बी की वैल्यू क्या है भाई, 6 से बड़ी है। तो 6 से बड़ी ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें 6 से छोटी है बी की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू 6 से बड़ी, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बी की वैल्यू 6 से बड़ी। अब चेक करेंगे, बी से 2 घटाएंगे तो बी से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 क्या ए के स्थान पर है, नहीं है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। बी के स्थान पर कितना रखेंगे, 8 से 2 घटाएंगे 6 आएगा, तो ए के स्थान पर 6 है और बी के स्थान पर 8 है, और 8 बी से बड़ा है, यानी यही ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है बस, बी की वैल्यू होनी चाहिए 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी है, और बी से 2 घटाइए तो ए का मान आना चाहिए, तो हम बी 8 से 2 घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने क्या किया, जो एक्सरसाइज 1.1 थे इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।